हेलो एंड वेलकम टू विधि गंगा। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने गौतम नौलखा वर्सेस एनआईए के केस में गौतम नौलखा की अपील को डिसमिस करते हुए ये फैसला दिया था कि अब कोर्ट के पास ये पावर है कि वो हाउस अरेस्ट का ऑर्डर दे सकती है सीआरपीसी के सेक्शन 167 के तहत। मैंने इस पे एक वीडियो बनाया है, यदि आपने उसको नहीं देखा तो आप पहले उसको देख लें। इसी केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये भी फैसला दिया कि जो मजिस्ट्रेट से सुपीरियर कोर्ट्स हैं उनके पास भी अब पावर है कि वो रिमांड का ऑर्डर दे सकती है 167 के तहत। दरअसल जब इस केस की सुनवाई हो रही थी तो रिस्पोंडेंट की साइड से ये कंटेंशन उठाई गई थी कि जो 167 सीआरपीसी का है उसमें केवल मजिस्ट्रेट के पास ही पावर है कि वो रिमांड का ऑर्डर दे सकती है, इसलिए जो दिल्ली हाई कोर्ट का ऑर्डर था हाउस अरेस्ट का वो 167 के तहत नहीं दिया गया था। तो इस पे सुप्रीम कोर्ट ने ये इशू बनाया कि वेदर अ कोर्ट अदर देन अ मजिस्ट्रेट कैन ऑर्डर रिमांड अंडर सेक्शन 167 ऑफ सीआरपीसी और नॉट। के आंसर में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, इससे पहले जान लेते हैं ब्रीफ में कि 167 सीआरपीसी का क्या कहता है। कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में जैसा कि हम जानते हैं कि पुलिस के पास ये पावर होती है कि वो किसी पर्सन को अरेस्ट कर सकता है जिन पे उनका डाउट है बिना किसी अरेस्ट वारंट के। हालांकि सीआरपीसी के सेक्शन 57 के अनुसार पुलिस ऑब्लाइज है कि वो मजिस्ट्रेट के पास उस अरेस्टेड पर्सन को 24 घंटे के अंदर अंदर प्रोड्यूस करेगी और उसके बाद मजिस्ट्रेट ऑर्डर देंगे कि उसको पुलिस कस्टडी में भेजा जाए या जुडिशियल कस्टडी में। यदि पुलिस को लगता है कि इस ऑफेंस में वो 24 घंटे के अंदर इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं कर सकती तो वो एक रिपोर्ट भेजेगी कंसर्न मजिस्ट्रेट के पास और कंसर्न मजिस्ट्रेट उस रिपोर्ट के बाद ये डिसाइड करेंगे कि उस अक्यूज्ड को पुलिस कस्टडी में भेजना चाहिए या फिर जुडिशियल कस्टडी में। पुलिस कस्टडी 15 दिन तक की हो सकती है। इसी सेक्शन के सबसेक्शन 2 में ये प्रावधान है कि जो ऑफेंसेस जिसमें पनिशमेंट डेथ है या लाइफ इम्प्रिजनमेंट है यानी वो वारंट केस है, उसमें 90 डेज तक यदि अक्यूज्ड कस्टडी में रहता है और पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन उस टाइम पीरियड में पूरी नहीं की तो फिर अक्यूज्ड के पास ये स्टैट्यूटरी राइट है कि उसको डिफ़ॉल्ट बेल दिया जाएगा उसी सेक्शन के तहत। इस इशू के आंसर में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नाउ द सुपीरियर कोर्ट्स टू मजिस्ट्रेट आर ऑल्सो एम्पावर्ड टू ऑर्डर रिमांड अंडर सेक्शन 167 और जो ये रिमांड का ऑर्डर होगा इसको काउंट करा जाएगा फॉर द पर्पस ऑफ 90 डेज टाइम पीरियड। और इसमें अगर इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं होती तो जैसा कि पहले डिस्कस कर चुके हैं अक्यूज्ड का ये स्टैट्यूटरी राइट है कि उसको डिफ़ॉल्ट बेल मिलेगी। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी इस प्रोपोजिशन को समझाने के लिए 2 इलस्ट्रेशंस दिए। इलस्ट्रेशन नंबर 1 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जहां अक्यूज्ड को अरेस्ट किया गया फिर मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस किया गया और मजिस्ट्रेट ने उसकी रिमांड के ऑर्डर दे दिए 167 के तहत और जो अक्यूज्ड ने अपनी बेल एप्लीकेशन लगाई थी उसको मजिस्ट्रेट ने रिजेक्ट कर दिया अंडर सेक्शन 437 सीआरपीसी के, तो अक्यूज्ड को भेजा जाएगा कस्टडी में। हालांकि यदि अक्यूज्ड उस बेल ऑर्डर के अगेंस्ट में अपील करता है हाई कोर्ट में अंडर सेक्शन 439 और हाई कोर्ट यदि मजिस्ट्रेट के उस बेल ऑर्डर को रिवर्स कर देती है और अक्यूज्ड को बेल ग्रांट कर देती है तो अक्यूज्ड को कस्टडी से बाहर छोड़ दिया जाएगा जमानत पे। और यही ऑर्डर हाई कोर्ट का यदि सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जाता है और सुप्रीम कोर्ट ने यदि उस बेल ऑर्डर को जिसमें अक्यूज्ड को बेल ग्रांट हो गई थी उसको रिवर्स करते हुए बेल को रिजेक्ट कर दिया तो अक्यूज्ड को दोबारा से फिर कस्टडी में भेजा जाएगा। यदि मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के अनुसार अक्यूज्ड पुलिस कस्टडी में था तो उसको पुलिस कस्टडी में भेजा जाएगा और 15 दिन के बाद उसको जुडिशियल कस्टडी में भेजा जाएगा। यदि वो पहले से जुडिशियल कस्टडी में था और बेल मिलने के बाद वो कस्टडी से बाहर आ गया था तो उसको दोबारा से जुडिशियल कस्टडी में भेजा जाएगा। अब ये मान के चलते हैं कि उसने कुछ दिन कस्टडी में गुजारे थे फिर उसको बेल मिल गई थी। सपोज उसने 10 दिन गुजार लिए कस्टडी में, उसके बाद उसको बेल मिल गई। अब यदि अगर वो सुप्रीम कोर्ट के इस ऑर्डर के बाद 80 दिन और गुजार लेता है तो ये 90 डेज का टाइम पीरियड पूरा हो जाएगा और इस बीच अगर इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं हुई तो अक्यूज्ड का राइट बन जाएगा कि उसको डिफ़ॉल्ट बेल मिलेगी। सेकेंड इलस्ट्रेशन में कोर्ट ने कहा कि यदि अक्यूज्ड को मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस किया गया, मजिस्ट्रेट ने रिमांड के ऑर्डर दे दिए 10 दिन पुलिस कस्टडी के लिए, 5 दिन जुडिशियल कस्टडी के लिए। 15 दिन बीतने के बाद अक्यूज्ड ने बेल एप्लीकेशन लगाई मजिस्ट्रेट के सामने, मजिस्ट्रेट ने बेल ग्रांट कर दी।
इस बेल ऑर्डर को चैलेंज किया गया हाई कोर्ट में और हाई कोर्ट ने मजिस्ट्रेट के इस ऑर्डर को रिवर्स कर दिया, सेट असाइड कर दिया। अब अक्यूज्ड को दोबारा से कस्टडी में जाना पड़ेगा। तो जो ये ऑर्डर था हाई कोर्ट का कि अक्यूज्ड को दोबारा से कस्टडी में जाना होगा, ये ऑर्डर माना जाएगा कि हाई कोर्ट ने 167 के तहत दिया है। इसके बाद एक और इशू ये उठा कि जो 90 डेज का टाइम पीरियड है 167 के तहत, क्या ये कंटिन्यूअस होना चाहिए या फिर ब्रोकन टाइम पीरियड को हम कैलकुलेट कर सकते हैं फॉर द पर्पस ऑफ काउंटिंग 90 डेज। सुप्रीम कोर्ट का आंसर अफर्मेटिव था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो ब्रोकन टाइम पीरियड है उसको कैलकुलेट किया जाएगा, क्योंकि अब हाई कोर्ट्स भी एम्पावर है कि वो रिमांड का ऑर्डर दे सकती हैं 167 के तहत। तो जब अक्यूज्ड पहले मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के अनुसार जुडिशियल कस्टडी में था और अब यदि उसको कस्टडी के बाहर बेल पे छोड़ा जाता है और दोबारा अपील होने पे उसकी बेल ऑर्डर को रिजेक्ट करके उसको दोबारा से कस्टडी में भेजा जाता है, तो जो ये टाइम पीरियड था उसने जो गुजारा मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के बाद और फिर अब सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद, लास्ट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि अक्यूज्ड मजिस्ट्रेट के कस्टडी वाले ऑर्डर को चैलेंज करता है बेल एप्लीकेशन में एज अ इशू, और यदि सुपीरियर कोर्ट ने मजिस्ट्रेट के उस ऑर्डर को अपहोल्ड करा और उसको कस्टडी में दोबारा से भेजा, तो इस ऑर्डर को माना जाएगा कि ये सुपीरियर कोर्ट ने 167 के तहत दिया है। आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। यदि वीडियो का कोई पार्ट आपको अच्छा ना लगा हो तो अपने सजेशंस आप कमेंट बॉक्स में दें। हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में एक एक्साइटिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।